नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट 28 मई 2022। डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल शीला मकैक के बारे में। देखिए न्यूज में क्यों कि अभी क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश से क्या ये एक प्रजाति पाई गई है बंदर की, एक तरह का बंदर टाइप ही है। ठीक है, मगर ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी की जो नई स्पीसीज होती है उनसे थोड़ा अलग है। ये कहाँ से पाई गई? अरुणाचल प्रदेश से पाई गई। कहाँ से? सीला पास से। इसका इसलिए नाम इसे इज्जत देने के लिए सीला मकैक रखा गया है। ठीक है। ये कौन से माउंटेन में पाई गई है कि जो सीला माउंटेन सीला पास है वहाँ पर कितनी हाइट पे है? 13,700 फीट अबव सी लेवल उस पे पाई गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हो 13 सीला पास और 13,700 फीट अबव सी लेवल उस पर पाई गई। ठीक है। अब ये किसने इसको आइडेंटिफाई किया है? जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने मिलकर इसे अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में ढूंढा है। ये कहाँ पे है? ठीक है, जो सीला कहाँ पे है? सीला दिरांग और जो तवांग टाउन है कहाँ पे? अरुणाचल, जो वेस्ट अरुणाचल प्रदेश उसमें पाई गई। इसका फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीला मकैक दिखता है। ये है सीला। ठीक है। और सीला मकैक। ठीक है। और ये आपका सीला पास हो गया। यहाँ से आप सीला पास जा सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड लगा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 13,700 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, इसे मिला। ठीक है। अब क्या क्या फाइंडिंग में पाया गया? देखिए, इसमें फाइंडिंग में पाए गए जो सीला मकैक है आपका, जो ये सीला मकैक है। सीला मकैक जनरली क्या है कि जियोग्राफिकली सेपरेट हो गया है। किससे? अरुणाचल मकैक से। अरुणाचल मकैक यानी कि मका का मुंजला। ठीक है। ये कहाँ पे है? तवांग डिस्ट्रिक्ट में है भाई सीला। ठीक है। सीला जो, देखिए दो तरह के मकैक। अब यहाँ पे तो आप दो चीजों की बात करेंगे। एक तो अरुणाचल अरुणा अरुणाचल मकैक की बात करेंगे। एक सीला मकैक की बात करेंगे। तो जो ये सीला मकैक है ये अरुणाचल मकैक से क्या नाम सेपरेट हो गया था। ठीक है। अब ये क्या है कि ये थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है कि जो ये सीला मकैक है ये आपका जेनेटिकली डिफरेंट है। कौन सी? मंकी की दूसरी स्पीसीज जो उस रीजन में पाई जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पाई जाती है उन स्पीसीज से डिफरेंट है। ठीक है। सीलम मकैक की जेनेटिकली किसके क्लोजर है? अरुणाचल मकैक के क्लोजर है, क्योंकि ये दोनों प्रजातियां लगभग एक जैसी है, इसलिए जेनेटिकली इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखी जाती है। इसलिए सीला मकैक जो है आपका अरुणाचल मकैक के काफी क्लोजर मिलता है जेनेटिकली। अगर देखो जेनेटिक्स की फॉर्म में देखो कि जिनके हाथ पैर कलर वगैरह इनमें देखो। मगर हाँ, जो दूसरी बंदर की प्रजातियां होती है जैसे कि आपके कॉमन बंदर होते हैं और दूसरे टाइप के बंदर होते हैं, उनसे ही डिफरेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सिमिलैरिटीज की बात की है जो इन दोनों फिजिकल सिमिलैरिटीज की जो बात की गई है, इनमें ये बोला गया है दोनों के हैवी बिल्ड शेप होती है, इनकी ज्यादा हैवी बिल्ड शेप होती है। जैसे कि आपने फिगर में देखा भी होगा कि काफी हैवी शेप में होता है। और डोर्सल बॉडी। ठीक है। डोर्सल बॉडी, ये हेयर होते हैं इनके ऊपर। ठीक है। दोनों ही स्पीसीज क्या करते हैं? ट्रुप्स को रखते हैं। इनके साथ काफी इनकी स्पीसीज रहती है जो ये कहिए कि ये जो ह्यूमन के साथ ये अपनी जो समीपता है या प्रोक्सिमिटी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है। अगर इनका मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की बारे में बात करें तो इनमें क्या डिफरेंस मिलता है दोनों स्पीसीज में? जो सीला मकैक है उसका चेहरा थोड़ा सा पेल येलो होता है। सॉरी, पेल होता है और ब्राउन कोट होता है। ठीक है। अरुणाचल मकैक की बात करें, इनका डार्क फेस होता है और डार्क ब्राउन कोट होता है। ठीक है। और सीला मकैक जो है उनकी जो टेल है, जो पूंछ है वो लंबी होती है। किनसे? तिब्बतन मकैक से, आसामी मकैक से, अरुणाचल मकैक से और व्हाइट चिक मकैक से। जबकि छोटी होती है किससे? बोनेट मकैक और टोक मकैक से। ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है। मतलब एक बार पढ़ लिया तो आपने क्या हो जाएगा, वहां पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है। सीला मकैक के बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो इसका जो क्रॉप का मेजर लॉस, जो क्रॉप का लॉस होता है वो मेजर को जो है सीला मकैक, क्योंकि ये जो आपकी वेस्ट मकान में जो वहाँ पे क्रॉप होती है उनको ये खा जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो क्रॉप लॉस का एक मेजर कारण बना हुआ है। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी न्यूज में है क्योंकि सीला मकैक की वजह से, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसने इस्टेब्लिश किया था? कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट है उसके अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जो इसका नेशनल सेंटर है वो क्या करता है? फोरेस्टिक सर्वे करता है, पेड़ पौधों की और जानवरों की, इस तरह की ये सर्वे करता है और एक्सप्लोर करता है रिसोर्सेज को। और ये एडवांसमेंट यानी नॉलेज को बढ़ाता है कि इन चीज़ों के बारे में हमें, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो आपका फ्लोरा एंड फोना है, फ्लोरा एंड फोना की अगर बात करें
फ्लोरा एंड फौना को आपका डिस्कवर करता है डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे आपका ज़्यादा डाइवर्सिटी है आपके इनकी जंगलों की, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को देखते होंगे आए दिन आपको, कोई सांप की स्पीसीज, कोई मछली की स्पीसीज, कोई कछुए की स्पीसीज, कोई टिड्डे की, कोई किसी जीव जंतु की स्पीसीज मिलती ही रहती है कि यहाँ पे इतनी पुरानी साल मिली, ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, ये सब। तो आगे बढ़ते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको कोलकाता में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हेडक्वार्टर कोलकाता में, और ये सर्वे करता है 1916 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, MOEFCC, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म याद रखो, मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाया करो, याद रखना, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया में सबसे पहला लेवेंडर फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? भदरवाह डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू के भदरवाह डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है। अब लेवेंडर क्या है? लेवेंडर एक टाइप का फूल है, आप देख भी रहोगे, देखो कितना बढ़िया पिक्चर है। यहाँ पे आपका सन कितना अच्छी तरह चमक रहा है, और लेवेंडर की ये जो आपकी फसल जो दिखाई दे रही है इस तरह से रो में है, तो कितना अच्छा है। लेवेंडर की जो फसल है, इस एक तरह का आपको जो अरोमा मतलब इनमें एक तरह की खुशबू होती है। अभी हम इसे पढ़ेंगे। अरोमा किस वजह से होता है? ओ सॉरी, खुशबू किस वजह से होती है? अरोमा की वजह से होती है, जो उसके अंदर अरोमा होता है, जो इनके पीटल्स होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, तो जिनको हम लेवेंडर बोल रहे हैं, तो उसको अब कहा गया है कि एक तरह पर्पल रिवोल्यूशन कहा गया है, ठीक है। इसका दूसरा नाम सॉरी पर्पल रिवोल्यूशन भी है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसके फूल जो देखते हैं, जो ये फूल दिखा रखा है ना, ये क्या है ना, लेवेंडर के फूल है, यानी कि एक तरह का फूल है, तो लेवेंडर के फूल है, इसमें खुशबू होती है। तो इसका आपका जो अर्क है, जो इसका केमिकल है, उसे निकाल के उसके सेंट वेंट बनाए जाते हैं, वो बहुत काफी अच्छे दाम में बिकता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, तो जो लेवेंडर की कल्टीवेशन है, उसने क्या जनरेट किया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कहाँ पे? लगभग 5,000 फार्मर्स के अंदर, जो आपके जम्मू कश्मीर के फार्मर्स है, और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक मौका दिया है। जो यंग जनरेशन है, उनको एंटरप्रेन्योर बनने का एक मौका दिया है जम्मू एंड कश्मीर में, रिमोट एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे फसल होती है, ठीक है। लेवेंडर रिवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम पर्पल रिवोल्यूशन या लेवेंडर रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। 2016 में इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा? MST के द्वारा। जैसे अभी मैंने बोला था कि शॉर्ट फॉर्म बनाइए, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CSIR। CSIR की फुल फॉर्म है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अरोमा मिशन इन्होंने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसे क्वेश्चन अगर आता है, इसे क्या क्वेश्चन अगर आता है कि भाई किन दोनों लॉन्च किया, 2016 में ये लॉन्च हुआ था, और आपका MST और प्लस CSIR, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। जो लेवेंडर की कल्टीवेशन कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है, लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट में होती है। और कितने डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में? 20 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस मिनिस्टर के अंडर क्या किया, पहली बार फार्मर्स को फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दिए गए। पहले क्या होता था, सैपलिंग 5 से 6 रुपए की पर सैपलिंग मिलती थी, जिससे जो फार्मर्स है उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। इस बार क्या, फर्स्ट टाइम एक तरह का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में इनको फ्री सैपलिंग दी जा रही है कि, और फ्री सैपलिंग देने से क्या होगा कि उनका जो कॉस्ट है, जो आपका इनिशियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एम के बारे में हम डिस्कस कर, एम इसका यही है कि सपोर्ट करता है डोमेस्टिक अरोमा क्रॉप को, क्योंकि अरोमा क्रॉप है और एग्रो इकोनॉमी को एक बढ़त देता है, ठीक है। इसका है, देखो अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है, एक तो लेवेंडर ऑयल होता है। लेवेंडर ऑयल क्या होता है? क्योंकि जो आपका ये फूल है, जो लेवेंडर का फूल होता है, उससे अरोमा निकाल लेते हैं, अर्क निकाल लेते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं, उसको ही आप लेवेंडर ऑयल बोलते हैं। इस तेल की कीमत आपकी 10,000 पर लीटर तक होती है। देखिए कितना अच्छा ये फसल है, तो कितनी जो वहाँ के किसान है, उन्हें कितना फायदा मिलता है। जो अब इसका एक लेवेंडर का जो ऑयल से हम ऑयल, अब क्योंकि देखो फूल है, फूल में ऑयल तो होगा ही नहीं, सिंपल और भी कई सारी चीजें होगी, तो उसमें वाटर भी रहता है, ऑयल ऑयल प्लस वाटर भी रहता है। अब वाटर जो निकलता है उसे हम लेवेंडर वाटर बोलते हैं। अब लेवेंडर वाटर को हम सेपरेट कर लेते हैं लेवेंडर ऑयल से, तो उसके हम किस चीज में बनाने में यूज करते हैं? जो उन्हें इंसेंस स्टिक बनाने में यूज करते हैं। इंसेंस स्टिक इस टाइप की होती है, जो खुशबू वाली मक्खी होती है, जैसे कि आपकी धूप बत्ती अगरबत्ती टाइप की नहीं होती, तो उस टाइप में हम ये धूप बत्ती के टाइप में इसे यूज करते हैं। एक होता है हाइड्रोसोल। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन में क्या करता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा मतलब एक टावर होता है, टावर में आपकी ट्रे होती है इस तरह की, ठीक है। ये मान लो पूरा यहाँ पे मैं बना देता हूँ,
ये मान लो एक बहुत बड़ा आपका टावर है, इक्विपमेंट है, केमिकल इक्विपमेंट है, इसमें ऐसी ट्रे होती है। तो नीचे से हम हीट देते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन डालते हैं। तो अभी क्या होता है कि हीट स्टीम जाने से, कोई भी हीट की किसी भी तरह से हम हीट दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो केमिकल रहेगा, जैसे कि सॉरी, इसके अंदर जो केमिकल रहेगा जैसे कि आपका अरोमा है, वो क्या है, वो निकल जाएगा वेपर की फॉर्म में, हम बाहर निकाल लेंगे उसे, कंडेंस कर लेंगे, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। और जो आपका अनवांटेड प्रोडक्ट है उसे नीचे से बॉटम से हम निकाल लेंगे। तो इससे बोला जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का कंसेप्ट ये होता है, जब भी कोई दो कंपोनेंट, हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी है, ये दो कंपोनेंट आपस में मिक्स है, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल है प्लस एसीटोन है। तो अगर इन दोनों को आपको निकालना है तो हम एक चीज से केमिकल का यूज करते हैं जिसे हम मिला देते हैं। तो ये रिलेटिव वोलाटिलिटी के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये जो सी कंपोनेंट हमने मिला है इसके साथ मिलके एक ऐसा मिक्सचर बना लेगा जिसकी वोलाटिलिटी इससे ज़्यादा होगी, ये इससे कम हो जाएगी, तो अब इन दोनों की वोलेटिलिटी में डिफरेंस आ गया। तो वोलेटिलिटी का मतलब है कौन हल्की सी टेम्परेचर देने पे वेपोराइज हो जाएगा। देखो अगर दोनों का वेपोराइजेशन बहुत कम है, कहने का मतलब अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों ही वेपोराइज हो जाते हैं, तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वेपर फेज में दोनों ही आएंगे। तो इसलिए क्या है कि हम अगर एक का वेपोराइजेशन जल्दी होना चाहिए, एक का वेपोराइजेशन बहुत कम होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है आपका डिस्टिलेशन का। खैर हमारा डिस्टिलेशन टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा लेवेंडर फेस्टिवल। इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस वही कि हमारा इसमें भी ये बहुत ज़्यादा बढ़त प्रोवाइड करेगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करना था, खैर इसमें काफ़ी मदद मिली। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई है जिस फार्मर्स की इनकम को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप दिया है, एनहांस किया है। बेशक वो अभी तक डबल ना हो पाई, पर हाँ अप्रोच कर गई है डबल होने तक। और कई जगह तो कुछ फार्मर्स जो इतने कैपेबल, इतने प्रोस्पर हो चुके हैं, उनकी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एक लिवलीहुड एनवायर वो प्रोवाइड करवा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करा रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। जो आपके बड़ी फार्मर्स है, बड़ी फार्मर जो अभी फार्मर इस फील्ड में आना चाहते हैं, फार्मिंग के फील्ड में, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है। और स्टार्टअप कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन है उसको भी ये प्रमोट करता है, उसमें भी ये अपनी भागीदारी प्रदान करता है। ठीक है, और एक आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को भी ये बढ़ावा देता है। अब थोड़ा सा हम अरोमा मिशन के बारे में जान लेते हैं। जब हम इतनी देर से अरोमा अरोमा चिल्ला रहे हैं, तो अरोमा मिशन क्या है। देखो, अरोमा मिशन आपका अभी ये तो पता लगी कि आपका सीएसआर द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने की कोशिश करता है कि अरोमा सेक्टर में, यानी कि जिसमें ये सेंट वाला जो सेक्टर है जिसमें आपके इत्र वित्र बनते हैं उसमें, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रोसेसिंग करना उस प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लाकर उसका डेवलपमेंट करना, यानी कि उसमें ऐड ऑन करना, एक उसे वो आपको फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाना। ठीक है, इस चीज में जो खर्च आता है उसे क्या है कि ये खर्चे को क्या है गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है और उसे रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और एक अरोमा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, एनहांसमेंट मिलता है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि प्रमोट करता है कल्टीवेशन किसकी, अरोमेटिक क्रॉप्स की, किसके लिए, एसेंशियल ऑयल्स के लिए। जो आपके एसेंशियल ऑयल्स है तो उनको हम अगर पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अरोमेटिक कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें यही है कि आपको अगर इंडिया को, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको अरोमा फील्ड में, अरोमा इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनाना है, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हमारा आपको ऑयल मिलेगा, अरोमा मिलेगा, वो एसेंशियल ऑयल का हम एक्सपोर्ट आराम से कर पाएंगे। तो इसके फायदे यही होता है कि हायर प्रॉफिट होता है इस सेक्टर में, अरोमा सेक्टर में। और इसका जो वेस्ट होता है उसको हम लैंडफिल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो हमारी क्रॉप को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और जैसे कि जो हमारा ये होता है, जब हम उसको फील्ड को काट देते हैं तो वहाँ पे एनिमल की ग्रेजिंग के लिए फायदा हो जाता है। देखिए इसमें यहाँ पर एक कंसेप्ट देखिए, एक तो डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटीज ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, और वैल्यू एंड मैनेजमेंट वैल्यूएशन में, और एंटरप्रेन्योरशिप का उदय होना, और प्रमोशन ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग एरोमेटिक कंपाउंड। अगला है हमारा सरोगेसी रेगुलेटरी एक्ट 2021। ये क्यों न्यूज में है? देखिए अभी क्या होता था, देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो सरोगेसी है। ठीक है, सरोगेसी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा अभी। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों क्यों यहाँ ये यूज में है। एक तो आपकी होती है कन्वेंशनल सरोगेसी, और एक आपकी होती है ये जेनेटिकल, ये मैं सॉरी नाम भूल गया, क्या नाम, ये हाँ, जेस्टेशनल सरोगेसी, एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या हुआ है कि एक क्या नाम, पेटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है और वो
पेटिशन किस चीज को चैलेंज कर रही है कि भाई एक पहले एक ऑर्डर आया था कि कोई भी सिंगल मैन है सिंगल वुमेन है वो अगर सरोगेसी से चाइल्ड लेना चाहते हैं तो उनको क्रिमिनलाइज किया गया हुआ था पहले। इसको कॉमर्शियल सरोगेसी को क्रिमिनलाइज किया गया था, मगर इस पेटिशन से इस चीज को चैलेंज किया गया कि ये बोला गया कि उनको ये चीज सरोगेसी को अडॉप्ट करने की आज्ञा या परमिशन दे देनी चाहिए। तो इस पेटिशन जो पेटिशनर है उन्होंने किस चीज का हवाला लिया है? द एआरटी, जो आपका रेगुलेशन एक्ट है 2021, यानी कि जो एक तो आर्ट सॉरी एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है, और एक आपका सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है। इन दोनों एक्ट का हवाला लेते हुए अपनी उसको इसने जस्टिफाई किया है, जो ये चैलेंज किया है पेटिशन को जस्टिफाई किया है, और उसमें ये बोला है कि जो ये राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, कि वह कोई भी पेटिशनर जो ये आर्ग्यू कर रहा है, जो पेटिशनर जो अपनी पेटिशन डाली आर्ग्यू कर, ये तो कि भाई उसका जो सरोगेसी करना चाहता है उसका पर्सनल डिसीजन है किसी भी सिंगल पर्सन का, कि वो बेबी लेना चाहता है सरोगेसी के थ्रू या नहीं लेना चाहता है। ये उसने बोला कि ये राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का एक दूसरा रूप है, एक पहलू है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हमारा है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही एक तरह की इनबिल्ट वो है कि राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसने ये बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अब बात कर रहे थे सरोगेसी। सरोगेसी किसे कहते हैं? देखिए सरोगेसी में क्या होता है कि अभी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो इसे अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच ए वुमन, जिसे जो वुमन है, जो सरोगेट वुमन है, वो एग्री होती है कि बच्चे को कैरी करने के लिए, और वो बर्थ देती है चाइल्ड को किसके, अनोदर पर्सन के बिहाफ पे, कपल पे। जैसे मान लीजिए एक कपल है ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये बच्चा पाना चाहता है, जो बी वाइफ है ए की, ए हस्बैंड है, ठीक है। अगर ये बच्चा पाना चाहते हैं मगर ये बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं है, इनको कोई बीमारी है जो कि जेनेटिक बीमारी है, तो अगर इन्हें डर लगता है कि अगर हम बच्चा पैदा करेंगे तो ये वो हो जाएगा, तो ये अब दूसरी किसी औरत को पकड़ेंगे, हायर करेंगे, जिसको पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आ रहे हैं। सरोगेसी दो दो टाइप के होते हैं, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है, एक आपकी कॉमर्शियल सरोगेसी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये पकड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे, देखो, ये आदमी अपना स्पर्म, देखो जो सरोगेसी होती है, अपना स्पर्म, या ये कहिए कि ये जो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर अब इस लेडी का इस वो लेंगे, एग लेंगे, ठीक है। इस लेडी का एग लिया और इनका स्पर्म लिया, इनके हस्बैंड का, इन दोनों को एग को पेनिट्रेट करा, सॉरी, स्पर्म को पेनिट्रेट करा दिया एग में। मान लीजिए एग है और ये स्पर्म है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, इसका पेनिट्रेट करके क्या बन जाएगा आपका, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस एम्ब्रियो को एक लेबोरेटरी में, जो स्पेशलाइज लेबोरेटरी होती है हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे आईवीएफ टाइप की फैसिलिटी होती है, सरोगेसी का एक तरह दूसरा ही नाम आईवीएफ है, तो वहाँ पे इसको कल्चर्ड किया जाता है, उस ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ कुछ टाइम के लिए वो एग जो है एम्ब्रियो बन जाए। अब जो वो एम्ब्रियो बन जाता है, तो तब डॉक्टर क्या करते हैं, जो ये वुमेन है, इसको वुमेन के यूट्रस में इसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब वुमेन के यूट्रस में जब आपका एम्ब्रियो इंजेक्ट कर दिया, तो अब वो एम्ब्रियो को क्या है, वहां पे एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, वो एक तो फिजिबल, और क्या नाम आपका वो क्या नाम है उसको, अनुरूप, एक अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे वो बच्चा ग्रो करेगा और बच्चा पैदा हो जाए। तो इनके बीच में शर्त होती है कि हम आपको या तो इतने पैसे दे देंगे, आप हमारा बच्चा अपने पेट से मतलब पैदा करो। तो जब ये बच्चा हो जाएगा, 9 महीने हो जाएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये बच्चा ले लेंगे और इसको पैसा दे देंगे। अगर पैसा नहीं देते, ये औरत कहती है नहीं मैं पैसा नहीं लूंगी, मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो पैसे की इसमें कोई बात नहीं आएगी, तो ये हेल्प कर देगी, ठीक है। यही होता है, अगर आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी आ जाती है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अगर आपकी मनी इन्वॉल्व है, मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपकी आ जाती है कॉमर्शियल सरोगेसी। जैसे कि इसमें बोला गया, नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट, मगर हाँ, उनको मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएँ, क्योंकि सरोगेसी से पहले कुछ प्रोसीजर होता है, उसमें मेडिकल प्रोसीजर जो होता है उसमें पैसा लगता है, और सरोगेसी डिलीवरी होने के बाद भी पैसा लगेगा, क्योंकि आफ्टर पोस्टमार्टम तो कुछ टाइम के लिए मान लो पैसा चाहिए ना,
तो यो बॉडी को रिकवर करने के लिए या वो घर का खर्चा चलाने के लिए, अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कराने पैसा चाहिए, बस थोड़ा बहुत उसका होता है। बाकी वैसा कंपेंसेशन नहीं होता है कि हाँ मैं बच्चा 9 लाख में दूंगी, 9 महीने तक मैं रखूंगी और फिर 9 दिन में तुम टाटा बाय बाय कह के मुझे चले जाना, इस टाइप का नहीं। ठीक है, इतना है कि हाँ बस मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस आप उठा लीजिए, बाकी और मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए। मगर कॉमर्शियल में मेडिकल एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, जैसे कि इसमें लिखा बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवर, प्लस इसमें आपका पैसा भी होगा कि साहब मुझे इतने पैसे तो चाहिए, कि 10 लाख चाहिए। ठीक है, 10 लाख दोगे, प्लस मेरे आप ये मेडिकल एक्सपेंसेस और प्लस इंश्योरेंस का हो तो देना ही है, प्लस 10 लाख तो ये लेंगे। तो इसमें ये बोला गया। ठीक है, जो अब दूसरी डेफिनेशन सरोगेट की गई, समटाइम क्या होता है, जेस्टेशनल कैरियर भी इसको बोल दिया जाता है। जेस्टेशनल कैरियर में क्या होता है, वो वुमेन होती है जो कि कंसीव करती है, कैरी करती है और बच्चे को जन्म देती है, अनदर पर्सन या कपल को। ठीक है, जो ये बच्चा लेना चाहते हो, मैं आपको इंटेंडेड पेरेंट, जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, इस फिगर में देखिए, ये आपके जो एक तो दो पार्टी होते हैं, इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं, एक तो जेस्टेशनल कैरियर होता है। जेस्टेशनल कैरियर वही होता है जो बच्चा पैदा करेगी आपका, और इंटेंडेड पेरेंट्स मतलब वे जो बच्चा लेना चाहते हैं सरोगेसी के थ्रू। तो ये इनके बीच में दोनों के सरोगेसी का प्रोसीजर होगा। तो एक तो सेम सेक्स भी हो सकता है, यानी कि आप मान लो दो बॉय है, तो दोनों मैन है, तो दोनों मतलब वो अगर रहते हैं, क्योंकि अब तो अलाउ हो गए 377 हट गई, तो दोनों अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो सॉरी अडॉप्ट नहीं, सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। और डिफरेंट सेक्स यानी हेटेरोसेक्सुअल कपल, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, ये वो कर सकते हैं। या एक सिंगल वुमेन चाहती है कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर मुझे बच्चा चाहिए, ठीक है, वो किसी भी वजह से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, अनमैरिड है, तो वो भी कर सकती है। या मैरिड विडो हो गई है, वो भी कर सकती है। सिंगल वुमेन है मतलब, ये सिंगल मैन है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, ये उसने शादी नहीं की है, तो वो सिंगल मैन की कैटेगरी में आता है। तो ये जो कैटेगरी है पूरी सबको मिला के यहाँ पे इंटेंडेड पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, जैसे कि ऑपोजिट सेक्स कपल हो गए, ठीक है, सेम सेक्स कपल हो गए, यहाँ पे देखो दोनों ही लड़के इन्होंने बच्चा सरोगेसी के थ्रू ले लिया, ये दोनों लड़के इन्होंने बच्चा सरोगेसी के थ्रू ले लिया, ये सिंगल फीमेल इसने बच्चा सरोगेसी के थ्रू ले लिया, ये सिंगल फीमेल है इसने बच्चा सरोगेसी के थ्रू ले लिया। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल सरोगेसी की और जेस्टेशनल सरोगेसी की। ठीक है, ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या होता है कि जो दो पार्टी होती है, एक तो सरोगेट होता है, इंटेंडेड पार्टी होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जेस्टेशन सरोगेट होता है, इंटेंडेड पार्टी होती है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया इन दोनों पिक्चर्स में। ठीक है, जो सरोगेट होता है वो अपने ही एग को यूज करता है और फर्टाइल करता है किसके, स्पर्म से। अब देखो मैंने पहले क्या बताया था, एक तो ये होता है कि आप जैसे कि कोई लेडी है, ठीक है, मान लो ए हस्बैंड है प्लस बी उसकी वाइफ है, तो अभी इनका जो नेचुरल प्रोसेस है इंटरकोर्स करने की, उसके थ्रू इनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगी कि ये अपना ही स्पर्म, ओ सॉरी, अपना ही एग लेगी, मगर स्पर्म दूसरे का लेगी, फर्टाइल करा जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है कि अपने ही एग ले रहे, तो इससे क्या होगा कि ये इसका जो बच्चा पैदा होगा, ये इस लेडी का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो जाएगा। तो इसमें यही बोला जाता है कि सरोगेट शेयर द डीएनए विद द बेबी, शी इज द बायोलॉजिकल कनेक्शन टू द चाइल्ड। मगर इसमें जो सरोगेट है, जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें उसका एग नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए वही जो मैंने पीछे बताया था, दो हस्बैंड वाइफ है, इसमें इसका स्पर्म होगा, इसमें इसका एग होगा, तो इसका स्पर्म इसके एग में पेनिट्रेट करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो किसी दूसरी लेडी जो सी है उसके वोम में, उसकी कोख में, उसके पेट में, उसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा, तो ये बच्चे को पालेगी। अब देखो एक्चुअली बच्चा तो दोनों बायोलॉजिकली इन्हीं का ही है, क्योंकि इन दोनों से एम्ब्रियो बना है। ये तो बस उसे एक आपका फिजिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, तो इसलिए तो इसका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं बोला जा सकता, चाइल्ड नहीं बोला, तो इसमें यही बोला गया सरोगेट डज नॉट शेयर द डीएनए विद द बेबी एंड शी नो बायोलॉजिकल कनेक्शन। इसमें जो पेरेंटेज है उसमें लीगल प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, मगर सिक्योरिटी कम होती है, यानी कि इसमें पैसा वैसा नहीं दिया जाता ट्रेडिशनल सरोगेसी में, और ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाता है, इसमें आपके मॉरल इश्यूज आ जाते हैं और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। जबकि जेस्टेशन पीरियड में इसमें सब कुछ बहुत देखभाल के किया जाता है, प्रोसीजर बहुत आसान बनाया गया है और सिक्योरिटी भी दी गई, पैसा वैसा भी दिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आजकल बहुत कम यूज की जाती है और ये प्रैक्टिस बहुत चलन में है। ठीक है, ये देखो इसमें दिखाया गया, एक होता है आईयूआई जो आपका ट्रेडिशन में यूज होता है, और जो जैसे सरोगी इसे आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है सरोगेसी दोनों ही। ये आपका यूट्रस का फिगर है,
यूट्रस का चित्र है। इसमें क्या है देखो, आईयूआई होता है इंट्रा इंट्रा यूट्राइन यूट्राइन इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन। ठीक है, आईवीएफ तो आप जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब ट्रेडिशनल में देखो ये क्या है कि अंदर से जो ये है, इसके अंदर स्पर्म छोड़ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो स्पर्म गए और यहाँ पे ये एग है, इस एग में पेनिट्रेट करेगा। ये इसे वो बोलते हैं आईयूआई, कि मेल का स्पर्म लेके किसी टेथर के थ्रू, एक ट्यूब होती है उसके थ्रू वजाइना में इसके पेनिट्रेट करके स्पर्म को इजेक्ट कर दिया जाता है, और वो क्या नाम, उसमें अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मगर इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे बाहर सब कुछ होता है। इसमें जो आदमी है उसका देखिए ये रहा स्पर्म, और ये औरत है इसका ये रहा एग। इन दोनों को मिक्स किया जाता है एक आपका कल्चर में मिक्स किया जाता है, कल्चर वो क्रिएट की लैब में, और उसको उसमें ट्यूब में लेके इंजेक्ट किया जाता है किसी तीसरी वुमेन के वोम में, यानी कि यूट्रस में। ठीक है, इसको आईवीएफ बोलते हैं। इसमें खर्चा कम आता है, 10-15 हज़ार के लगभग आता है। इसमें खर्चा 2, 2.5, 3, जिस डॉक्टर का जितना मन करे उतना मांग लेता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ही खर्चा, काम एक जैसा। गारंटी इसमें थोड़ी कम होती है, इसमें 5 से 10% होती है सक्सेसफुल होने की, इसमें गारंटी ज्यादा होती है। इसमें परसेंटेज मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें जो है क्या नाम, सक्सेसफुल रेट 20 से 30% होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये दिखा रखा है इसका पूरा वो, कि यहाँ पे आपने क्या किया, ओवेरियन स्टिमुलेट किया, जो ओवरी है मेल की वो फीमेल की ओवरी है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उसके एग को आप बढ़ाते हो। यहाँ पे एग को रिट्रीव करते हो, यानी कि आप क्या नाम, जो क्या नाम, उसमें यूट्रस से एग को टेथर के थ्रू निकालते हो। ठीक है, उनका फिर वो करते हो, एक लैब में जाके उनका कल्चर में रखा जाता है, जिससे कि वो एम्ब्रियो बन सके। फर्टिलाइज कराते हो, फर्टिलाइज कराने के बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो कल्चर बन जाता है, उसे फिर आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हो उसके यूट्रस में। तो ये है ओवरऑल सरोगेसी का कंसेप्ट। ठीक है। अब ये दो रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ रहे थे, कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 और असिस्टिव प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी 2021। ठीक है, यहाँ पे 2021 आएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे थे इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें लीगल प्रोविजन क्या गया है। इसमें लीगल प्रोविजन में बोला गया है, अगर कोई वुमेन जो कि विडो है या डाइवोर्सी है, जिसकी एज 35 से 45 ईयर के बीच में, या कोई कपल है, उसे आपको ये डिफाइन किया है, लीगली मैरिड वुमेन एंड ए मैन, ये सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक है। मगर कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया हुआ है, ये बैन करता है। ठीक है, और जेल भी हो सकती है 10 साल की, और 10 लाख तक का जुर्माना होता है। इसमें सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को ही अलाउ किया गया है। जबकि असिस्टिव प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2021 में बताया गया, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बनाई गई है, उसमें जो भी हमने पढ़ा आईवीएफ, ये सब यही बताया गया है। ठीक है, लीगल प्रोविजन के बारे में जान ले। लीगल प्रोविजन ये एक ऐसा सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, कि किसके थ्रू, ये नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड के थ्रू। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आर्टिकल 2020 रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ के बारे में। इसमें ये बताया गया है, जैसे कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीज होने की वजह से कितने लोग कोविड के टाइम में मरे, कई लोग कई बीमारियों से कितने कितने परसेंट 2020 से लेकर अभी तक लोग मरे हैं, उस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो एक रिपोर्ट आई है, इसका नाम दिया गया है 2020 रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, एनसीसीडी। ठीक है, इसके हिसाब से बताया गया, पहली साल जो कोविड का 2019 का कोविड का जो लॉकडाउन लगा था, उसका पहली साल में हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट देखा गया, किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से, पिछले 10 सालों में। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो स्कीम है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ, इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि हर एक कंट्री में, कि जो ये स्कीम ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट कॉजेज ऑफ डेथ इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, किसके प्रोविजन के अंडर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंदर इसको, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस स्कीम में क्या करता है, कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, वो डाटा ऑब्टेन करता है, किस पे, जो मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड डेथ्स होती है, कॉजेज ऑफ डेथ होते हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, और
देता है किसको? ऑफिस ऑफ चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को। ठीक है। अब डाटा की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा नजरों में रहेगा, तो कई क्वेश्चन में आ गया, पूछ लिया तो काम बन जाएगा, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी हाईलाइट देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डेथ सारे कॉजेज की वजह से, एक बीमारी की वजह से सारे कॉजेज की, जिसमें 9 बीमारियां बताई गई है, उन्हें हम नीचे यहाँ पर देखेंगे। ये सारी बीमारियां बता रखी है। यहाँ पर देखेंगे 2020 में वो 81 लाख, 81.2 लाख थी। ठीक है। और जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसने डाटा में रिपोर्ट ये किया 4.75 लाख एक्सिस डेथ हुई सारे कोजिस के बाद 2020 में। ठीक है। अब जो मेडिकल सर्टिफाइड डेथ हुई, मेडिकल सर्टिफाइड डेथ कितनी है? कि 22.5% टोटल रजिस्टर्ड डेथ एट नेशनल लेवल, बट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल काइंड ऑफ मेडिकेशन अटेंशन रिसीव्ड बाय द डिसीज एट द टाइम ऑफ टर्मिनल इलनेस, ये इन कितनी तक इनकी जो 54.6% तक। अब 5.7% टोटल मेडिकली सर्टिफाइड डेथ रिपोर्ट की गई है इन्फेंट की। ठीक है। यहाँ बच्चों की बात की जाए, 5.7% जितनी भी टोटल मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स है उसमें तो 5.7% बच्चों की हुई है। अब इसमें लीडिंग कोज जो है, इसमें 9 लीडिंग कोज बताए गए डेथ के, जो कि 87% टोटल मेडिकल सर्टिफाइड डेथ के कारण कारण बना है। इसमें जो डिसीज का सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से उसका फेलियर हो गया, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से 32% के लगभग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से 10% के लगभग, कोड ऑफ स्पेशल पर्पज जो कोविड की वजह से, कोड ऑफ स्पेशल पर्पज मतलब यहाँ पे कोविड ही है, कोविड की वजह से 8.9%, इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिसीज की वजह से 7% के लगभग। ठीक है। इंजरी, पॉइजनिंग और बहुत सी उनकी कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से डेथ हुई है 5-5.5%, और नियोप्लाज्म की वजह से हुई है लगभग 4.5%। और भी अदर दूसरी कंडीशंस है, जो पेरीनेटल पीरियड्स में जो डेथ हो जाती है 4%, और जो सिम्टम, साइन, एबनॉर्मल क्लिनिक फाइंडिंग्स और नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड में जो है, ये जो एक कैटेगरी है उसमें 10.5% की लगभग डेथ हुई है। अब इसमें जो डेथ कोविड की वजह से, उसमें जो कोविड का अगर हम बात करें, ये रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से जो इसकी रिपोर्ट को अलग सेपरेट किया गया, इसको बोला गया डेथ रिपोर्टेड अंडर द कोर्स ऑफ स्पेशल पर्पज, यानी कोविड 19 डेथ। इसमें ये थर्ड लीडिंग कोज ग्रुप है, जिसमें 8.9% बताया गया। ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने बताया 1.49 लाख डेथ हुई है। ठीक है। यही सब इसमें मुझे, ठीक है, इसमें देखो ग्राफ देख सकते हो। 2010 में आपकी 52,289 डेथ हुई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन, गले में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जबकि 2020 में कोविड की वजह से 1,81,160 डेथ देखने को मिली है। ये 10 साल का आंकड़ा देखो, इसमें दिखा कितना इसमें डिफरेंस है। ठीक है। और ये बहुत सारे यहाँ पे 6-7 सेक्टर वो बताए गए हैं, जैसे कि आपके निमोनिया की वजह से 22%, और जो क्या नाम, अस्थमा की वजह से 6%, ब्रोंचिटिस क्रोनिक जो डिसीज होती है उसकी वजह से आपकी 2%, एक्यूट ब्रोंचिटिस की वजह से आपकी 1%, और प्लूरिसी की वजह से आपकी 1%, और बाकी जो अदर हुई है 68% उसकी वजह से हुई है। तो ठीक है। ये हमारा अगला आर्टिकल है कोल गैसिफिकेशन की वजह से। कोल गैसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता, अभी ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने क्या प्रिपेयर किया, एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, जिसका काम ये होगा कि अचीव करना हमें 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन। कब तक? कोई 100 मिलियन टन तक का कोल गैसिफिकेशन करना होगा। कब तक? 2030 तक का ये हमें टारगेट अचीव करना है, इस डॉक्यूमेंट में ये बोला गया है। अब कोल गैसिफिकेशन होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस जिसमें कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, किसके साथ? एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, स्टीम के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे कि गैस बनती है, फ्यूल गैस बनती है। उसको हम एज ए फ्यूल गैस यूज करते हैं। जो आपकी सिन गैस बनेगी, आपका नेचुरल गैस बनेगी, एसएनजी कह लो, या ऐसा ऐसा लिखते हैं सिन गैस और नेचुरल गैस, एनजी। ठीक है। सिन गैस और नेचुरल गैस बनेगी। ठीक है। ये इसको हम यूज करेंगे। ठीक है। आगे जैसे कि इंडस्ट्री में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ द सिनगैस। अब सिनगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? सिनगैस जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है? मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का मिक्सचर है। सिनगैस क्या है? ये फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर की जो डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, जो एनपीके फर्टिलाइजर है उनको प्रोड्यूस करने में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल चाहिए, वहाँ पे सिनगैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो कंपनी होती है उसमें एक सिनगैस कंप्रेसर होता है, क्योंकि वहाँ सिनगैस चाहिए ही चाहिए। ठीक है। फ्यूल एज ए फ्यूल की तरह यूज होती है, एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होती है, और आपका एज ए सिंथेटिक मटेरियल की तरह ये यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आप
ये देख रहे हो। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, सिंगेस जो होती है वो कैसे अगर हम लिखे तो, जैसे CO प्लस आपका 3H2O, इससे हमारी बनेगी CH4 प्लस H2O। ये देखो, ये जो है आपकी NG है, नेचुरल गैस है, ये आपकी सिन गैस है। ठीक है, ये सिन गैस है। और जो आपकी, अगर आप कार्बन को वाटर के साथ मिला दे, दो मोलिक्यूल वाटर के और दो मोलिक्यूल कार्बन के मिला दे, तो आप बनेगा मीथेन बनेगी, प्लस आपका CO2 बनेगी। ठीक है, ये सब है। ये आपका ये कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। ठीक है, इसमें ये बताया गया, देखो ऑक्सीजन आपने ली, क्योंकि एयर रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, कोल रहेगा और वाटर वेपर रहेगी, इसके साथ सब कुछ मिला दिया और आपने हीट अप किया। ठीक है, पार्शियल कंबशन किया, इसके साथ टेन प्रेशर कितना रहेगा, 30 kg/cm², 30 kg/cm² से kg/cm² से प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए, और टेम्परेचर आपका 225 से 1225 के बीच में रहना चाहिए। और ये जो स्लैग बनती है उसमें हम H2 गैस होती है, कोरोजिव नेचर की होती है। ठीक है, उसको हम रिमूव करते रहते हैं। ठीक, और इसमें आपकी सिंगल CO+H2 बन के निकल जाएगी। ठीक है, CO+H2 जो आपकी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई थी, ये बन के आपकी निकल जाएगी। ठीक, अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो कॉस्ट को कम कर देता है। अगर आप जो कन्वेंशनल जो तरीके है, कोल है, कोल बहुत महंगा है, उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए इस चीज़ का कम यूज करके आपका सिनगैस बनाओ। सिनगैस से कॉस्ट भी बहुत कट हो जाती है, कम हो जाती है। प्लांट में यूज होती है सिनगैस, स्टील प्लांट में। ठीक है, इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में होता है, केमिकल फीड स्टॉक जनरेट करने में होता है, और एक हाइड्रोजन इकोनॉमी को बूस्ट अप देता है। ठीक है, अमोनिया मेकिंग में होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर प्लांट में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे भी सिंगेस का यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी की हम बात करेंगे, तो जो इंडिया का हाइड्रोजन की जो डिमांड है, ये बोला गया है कि इंक्रीज हो जाएगी 11.7 मिलियन टन तक। कब तक? 2030 तक। कब? अभी कितनी है? 6.7 है। देखिए, 6.7 MT से ये इंक्रीज हो कितनी हो जाएगी? 11.7 MT हो जाएगी। बताइए कब तक? ये 2030 तक हो जाएगी, और अभी कितना चल रहा है? 2022। यानी कि 8 साल में आपका 8 ईयर्स में 2030 तक ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो रिफाइनरी और जो फर्टिलाइजर प्लांट है, वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होते हैं आपके हाइड्रोजन की। ठीक है, ये था आज का हमारा आर्टिकल्स, और इस सेशन में इतना ही। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और कल फिर नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।